बिहार के गया जिले के एक शहर के चौराहे पर एक लड़का समोसों की दुकान लगाया करता था। अच्छी तरह से उसका काम चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। अच्छी खासी उसकी बिक्री हो जाती थी और यहाँ पर ढेर सारे ग्राहक उसके बने हुए थे। एक दिन दोपहर का समय होता है और दोपहर के समय अचानक से उस लड़के को, जिसका नाम राजीव होता है, काउंटर के नीचे से आवाज़ आती है कि भैया क्या मुझे समोसा मिलेगा। अब इसके बाद जो राजीव होता है वो थोड़ा सा हैरान होकर आगे झुककर देखता है तो एक छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र महज 5 साल होगी, वह समोसा उससे मांग रही थी। लेकिन जैसे ही राजीव उसे देखता है तो वो कहने लगती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब इस बात को सुनकर राजीव को महसूस हो जाता है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा भूखी है और इसी वजह से ये समोसा मांग रही है, क्योंकि उसके कपड़े मैले कुचैले थे, बाल उलझे हुए थे। और ये सब कुछ देखने के बाद वह कहता है कि हाँ बेटी, समोसा ज़रूर मिल जाएगा, बैठो तुम, मैं तुम्हारे लिए समोसा लगा देता हूँ। ऐसा कहकर जो राजीव होता है एक समोसे को अखबार पर रखता है। जैसे वो देकर वहाँ से वापस लौटने लगता है तो तभी एक महिला की आवाज़ आती है कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम भिखारी भी नहीं है, तो आप अपना समोसा ले जाओ। वो तो बच्ची है, वो 2 दिन से भूखी है ना, तो इसी वजह से ऐसा कर दिया। अब इस बात को सुनकर जो राजीव होता है वह उस तरफ देखता है जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी, तो वहाँ पर एक 28 साल की महिला होती है, जिसके कपड़े भी इसी तरह से मैले कुचैले हैं और उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही है। वह जैसे उस लड़की को देखता है तो उसके बाद उससे पूछने लगता है कि कौन हो आप और ये बच्ची 2 दिन से भूखी क्यों है। अब इस बात को सुनकर वह महिला चुप रह जाती है और उसके बाद अपनी बेटी के पास आकर उससे मना करने लगती है कि मैंने मना किया था ना कि किसी से कुछ भी मांगना नहीं है, क्योंकि हम लोग भिखारी नहीं है। मैं मेहनत करूंगी और मेहनत करके तुम्हें खुद खाना लेकर खिला दूंगी। इस बात को सुनने के बाद जो छोटी सी बच्ची होती है वह एकदम से खामोश हो जाती है और उस समोसे की तरफ देखती रहती है। यह सब कुछ राजीव भी देख रहा था और राजीव जब ये सब कुछ देखता है तो उसके बाद कहने लगता है देखिए आप बुरा मत मानिए, कोई बात नहीं, आप मेहनत कर लेना और आप मेरा छोटा सा काम कर देना, उसके बदले में इस बच्ची को खाना खाने दो। क्योंकि राजीव के अंदर इंसानियत वास किया करती थी और वह जब बच्ची को इस तरह से समोसे की तरफ देखता हुआ देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वो ऐसा कह देता है। तो यहाँ पर जो महिला होती है वो कहने लगती है कि आपके पास क्या काम है। तो उसके बाद राजीव कहता है कि मेरी समोसे की दुकान है और इस पर आपको कोई ना कोई काम तो मिल जाएगा, जिस काम को करके आप मेरा ये पैसा चुका सकती हो जिसके मैं आपको समोसे खिला रहा हूं। और अगर आप चाहो तो मैं आपको भी समोसा दे सकता हूं, बशर्ते आपको मेरा काम करना होगा। क्योंकि यहां पर राजीव समझ गया था कि ये लोग मेहनत करके कमाने वाले इंसानों में से हैं, ना कि ऐसे ही मांगकर खाने वाले इंसानों में से हैं। तो इसके बाद यहां पर जो महिला होती है वह भी इस बात के लिए हामी भरती है और जो राजीव होता है वह उसके लिए भी एक कागज पर समोसा लगा देता है और उसे बैठकर खाने के लिए बोल देता है। दोनों माँ बेटी समोसा खा लेती हैं और 2 दिन बाद आज उनके पेट में कुछ गया था। और इसके बाद यहाँ पर जो महिला होती है जिसका नाम रचना होता है वह कहने लगती है कि बताइए आपका क्या काम करना है, क्योंकि आपने हमें खाना तो खिला दिया लेकिन इसके बदले जो आपको काम करवाना है वो काम तो करवा लीजिए। अब यहाँ पर जो राजीव होता है वह उसे कुछ खाली बर्तन देता है जो कि झूठे थे और पास ही के लगे हुए हैंडपंप से उन्हें साफ करने के लिए बोल देता है। यहाँ पर रचना और उसकी बेटी दोनों के दोनों उनको उठाकर ले जाते हैं और उस हैंडपंप पर अच्छी तरह से उन्हें धोकर वापस ले आते हैं। यहाँ पर दोनों माँ बेटी ने काफी ज्यादा मेहनत की थी और मेहनत करने के बाद जैसे वो वहां पर आते हैं तो उसके बाद जो रचना होती है वो कहने लगती है कि अगर आपके पास और कोई काम है तो और कोई काम हमें बता दीजिए, क्योंकि शाम को खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राजीव होता है उसे और भी छोटा मोटा ऐसा काम बता देता है जो कि वहीं पे वहीं था, यानी कि जैसे प्याज वगैरह काटना, मिर्ची वगैरह काटना। और उन सभी को काटते हुए जो राजीव होता है वह रचना से बात करने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बार बार घूम रही है कि इनके कपड़े देखकर तो नहीं लग रहा कि ये इतने ज्यादा गरीब होंगे, क्योंकि कपड़े अच्छे खासे महंगे लग रहे थे, लेकिन उनकी हालत देखकर बिल्कुल वो एक भिखारी लग रहे थे। तो इसी वजह से वह रचना से पूछने लगता है कि अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं। तो यहाँ पर जो रचना होती है वो चहकते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपने हमें खाना दिया है और साथ में काम भी दिया है, तो आप जो भी पूछोगे मैं उसका सही सही जवाब दूंगी। इसके बाद यहाँ पर जो राजीव होता है वह कहने लगता है कि मैं जान सकता हूं कि आप लोगों की ऐसी हालत कैसे है, क्योंकि कपड़ों को देखकर तो नहीं लग रहा कि आप इस तरह से रहा करती हो और ऊपर से आप मेहनत करके खाने वाले इंसानों में से हो। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे बता सकती हो। इसके बाद यहाँ पर जो रचना होती है एकदम से उसकी आंखें नम हो जाती हैं और तभी राजीव होता है वो कहने लगता है देखिए अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं और बिल्कुल भी आप मुझे मत बताओ। लेकिन तभी यहाँ पर जो रचना होती है वह अपनी आंखों के आंसू को पहुंचती है और कहती है कि आपके पूछने की वजह से आंखों में आंसू नहीं आए, दरअसल मेरे साथ हुआ ही ऐसा है जिसे मैं जब भी सोचा करती हूँ तभी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर जो रचना होती है वह बताने लगती है कि मेरा नाम रचना है और मैं यहाँ पर पास ही के गाँव की रहने
रहने वाली हूँ। वहाँ पर मैं अपने पति और अपनी बच्ची के साथ हंसी खुशी रहा करती थी और मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी नौकरी किया करते थे। उनके पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन थी और हम लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक से मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और जब पति को इस दुनिया से जाए हुए लगभग 2 महीने बीतते हैं तो 2 महीने बाद यहाँ पर मेरे जो ससुराल वाले होते हैं यानी कि मेरे पति के और बड़े छोटे भाई, वो एकदम से एक दिन मुझे अपने घर से निकाल देते हैं। कहते हैं कि देखो तुम्हारी बच्ची है, अगर चाहो तो इस बच्ची को हमें दे दो और हम इसकी देखरेख कर लेंगे, लेकिन जब तुम्हारा पति नहीं है तो तुम यहाँ पर क्या करोगी। अब अभी तक जो पूरी जायदाद थी वो मेरे ससुर जी के नाम थी और मेरे हाथ हथेली वहां पर कुछ भी नहीं था। तो इसी वजह से मैं उनसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मेरा मायके में भी कोई नहीं था। एक माँ थी जिस टाइम पर मेरे पति से शादी हुई थी तो उसके 2 साल बाद वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और उसके बाद अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। मैं उनसे काफी ज्यादा गड़गड़ाती हूं, लेकिन वो जायदाद के लालच में बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनते हैं और मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। बेटी को भले उन्होंने अंदर रख लिया था, लेकिन बेटी की आंखों में आंसू थे और इसी वजह से मैं अपनी बेटी आराध्या को अपने साथ लाने के लिए बोलने लगती हूं। तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा कि ये बेटी को अपने साथ ले जाएगी और दर दर की ठोकरें खाएगी। आखिर है तो ये उनके बेटे की ही बेटी, लेकिन वो धक्के देकर उस बेटी को बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि चली जाओ यहां से। मैं काफी देर तक उनसे मदद की गुहार लगाती हूं, लेकिन जब कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आता तो मजबूरन दोनों माँ बेटी एक दूसरे गांव में चले जाते हैं जहां पर मेरी एक बहुत ही पक्की सहेली रहा करती थी। वहां पर जाने के बाद जब मैं अपनी सहेली को ये पूरी बात बताती हूं तो वो कहने लगती है बहन अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, बेटी के साथ यहां पर रह ले और कुछ दिनों में जब तुम्हें कुछ काम मिल जाए तो उसके बाद अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने लगना। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रचना होती है अपनी सहेली के घर में रहने लगती है, लेकिन उसकी सहेली का जो पति होता है उसकी नीयत में पहले से ही खोट था और जैसे वो रचना की खूबसूरती को देखता है तो उसके बाद वह उसके ऊपर गंदी निगाह रखने लगता है और ये बातें रचना को भी महसूस हो जाती हैं, लेकिन उसके पास कोई सहारा नहीं था और इसी वजह से मजबूरन वह वहां पर रहने लगती है। अब तभी जब वह इन सभी चीजों को देखने के बाद भी रचना चुप रहती है तो उसकी सहेली के पति की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और एक रात जब रचना अपनी बेटी के साथ अपनी सहेली के घर में दूसरे कमरे में सोई हुई थी तो यहाँ पर उसकी सहेली का जो पति होता है वह एकदम से अपने बिस्तर से उठता है और उठने के बाद चुपके से उसके कमरे में आ जाता है। यहाँ पर उसने घर के अंदर वाली खिड़की खोली थी जिसके अंदर कोई जाली वगैरह नहीं थी और उस खिड़की को खोलने के बाद वह कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है। अब जैसे ही रचना बिस्तर पर आराम कर रही थी तो वह चुपके चुपके उसके पास जाता है और वहां पर जाकर उसे गलत तरीके से छूने लगता है। रचना नींद में तो थी, लेकिन जैसे ही उसको महसूस होता है कि कोई उसे टच कर रहा है तो एकदम से बैठी हो जाती है और जैसे ही बल्ब जोड़कर देखती है तो वहां पर उसकी सहेली का पति था। अब रात के समय उसकी सहेली का पति वहां पर आ गया था और अगर वह चिल्लाए तो हो सकता है उसकी सहेली का घर भी बिगड़ जाए और इसके बाद वह अपनी सहेली के पति को समझाने लगती है। कहती है कि जीजाजी ऐसा मत करो, देखो आप मेरी सहेली के पति हो और ये सब कुछ आपको शोभा नहीं देता। लेकिन यहाँ पर तो उसकी सहेली के पति की आंखों में हवस सवार थी और इसी वजह से वो कहने लगता है कि देखो अगर तुमने बिल्कुल भी इस बात का विरोध किया तो उसके बाद तुम्हें अभी का अभी ये घर खाली करना होगा और मैं तुम्हें इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रचना होती है वह अपनी इज्जत का सौदा ना करते हुए उससे कह देती है कि ठीक है हम अभी के अभी घर छोड़कर जा रहे हो, क्योंकि अगर ये बात मेरी सहेली को पता चल गई तो बहुत ही गलत हो जाएगा और इसी वजह से मैं इस घर में रहना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि अगर मेरी वजह से मेरी सहेली का घर जुड़ गया तो वो भी बहुत गलत होगा। ऐसा कहकर रचना अपनी बच्ची को लेकर वहां से रात के अंधेरे में चुपचाप निकल आती है और उसके बाद इधर उधर भटकने लगती है। भटकते भटकते उसे लगभग 2 दिन हो गए हैं, लेकिन 2 दिन से उसने और उसकी बेटी ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया है। आज यहाँ पर आने के बाद जो बेटी होती है वह जैसे इन समोसों को देखती है तो उसकी भूख और भी ज्यादा तेज हो जाती है और जब यहाँ पर माँ एक घर के अंदर काम के लिए बात कर रही थी तो उसी समय जो बेटी होती है इस समोसे वाले के पास आकर उससे समोसा मांगने लगती है। इसके आगे की पूरी कहानी यहाँ पर जो राजीव होता है उसे पता होती है और वो इस बात को सुनकर एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आया था। यहाँ पर राजीव की आंखों में भी आंसू थे, इधर जो रचना होती है उसकी आंखों में भी आंसू थे और उसके बाद जो राजीव होता है वो एकदम से यहाँ पर रचना को सहारा देता है और कहता है कि चिंता मत करो, ऊपर वाला है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम कैसे भी परेशान मत हो। यहाँ पर जो राजीव होता है वो उसे एक झोपड़ी की तरफ इशारा करता है जो उसकी समोसे की रेडी के पीछे ही लगी हुई थी और वहां पर वह कहता है कि देखो ये जो झोपड़ा है ये जगह तो मेरी नहीं है, ये जगह तो सरकारी है, लेकिन इस झोपड़े को मैंने बनाया है, इसके अंदर रहने लायक सभी सामान है, क्योंकि अक्सर जब मुझे ज्यादा लेट हो जाया करता है और मुझे गाँव जाने के लिए सवारी नहीं मिला करती है तो मैं यहीं पर अपना समय व्यतीत कर लिया करता हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद
बाद यहाँ पर जो रचना होती है वह मना करने लगती है, कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी यहाँ पर जो राजीव होता है वो कहता है कि देखो आप जवान हो, खूबसूरत हो और साथ में आपकी बेटी है। जिस तरह से आपकी सहेली के पति ने किया था वैसा कोई और भी आपके साथ कर सकता है अगर आप इस तरह से सड़कों पर अपना समय बिताती रही तो। यहाँ पर कम से कम एक ऐसा आसरा तो है जिसे आप अपना कह सकती हो और इसमें आराम से अपनी बेटी के साथ रह सकती हो। आप चिंता मत करो, मैं आपका बिल्कुल भी गलत फायदा नहीं उठाऊंगा और आप आराम से यहाँ पर रहो और यहीं से अपना काम के लिए देखते रहो और जब तक आपको काम ना मिले तो आप मेरी इस रेडी पर काम कर सकती हो और मैं आपको खाने के लिए देता रहूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रचना होती है अपनी बेटी की तरफ देखती है और जब बेटी की हालत को देखकर उसे महसूस होता है कि ये सही कह रहे हैं तो उसके बाद वह भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर रचना और उसकी बेटी आराध्या दोनों के दोनों इस झोपड़ी के अंदर जाते हैं और उसको अच्छी तरह से व्यवस्थित करते हैं। जो भी सामान इसके अंदर था वह सारा सामान उन्होंने अच्छी तरह से व्यवस्थित कर दिया था और इसी झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा बाथरूम भी तैयार कर लिया था क्योंकि वहां पर एक पुरानी चादर पड़ी हुई थी। तो उस चादर को लगाकर पीछे ऐसी जगह बना ली थी जहां पर वो बर्तनों में पानी रखकर नहा भी सकते हैं और अपने होलियों को भी सुधार सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जो दोनों माँ बेटी होती हैं वह सबसे पहले अच्छी तरह से नहाती हैं और नहाने के बाद आज वहीं पर आराम करने लगती हैं। धीरे धीरे शाम हो गई थी और शाम के समय जो रवि होता है अपनी दुकान को बंद करके वहां से सीधा अपने गांव चला गया था और पूरी रात भर माँ बेटी झोपड़ी के अंदर रहती हैं। शाम के समय वह उन्हें और कुछ खाने के लिए समोसे दे गया था और धीरे धीरे एक दिन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दूसरे दिन की जैसी सुबह होती है तो सुबह सुबह यहाँ पर जो राजीव होता है वह आकर अपने समोसे की रेडी को लगाता है और लगाने के बाद जो यहाँ पर रचना होती है वह अपनी उस झोपड़ी से निकलकर उसके पास जाती है और कहती है कि लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। स्टार्टिंग में जो रचना होती है वह उसकी सभी काम में मदद करती है, यानी कि जैसे समोसे की चटनी बनाना या फिर सब्जी बनाना या समोसे बनाना, उन सभी चीजों के लिए रचना उसकी बखूबी मदद करती है और यहाँ पर राजीव को बहुत ज्यादा मदद उससे मिल गई थी। इसके बाद राजीव सोचने लगता है ये जो काम मैं किया करता हूँ वो काम से तो मेरा ही पेट भरा करता है, तो क्यों ना इसके लिए भी मैं छोटा सा काम चालू कर दूं। तो उसके बाद वह रचना से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें जलेबी बनानी आती है। तो इसके बाद जो रचना होती है वह कहती है कि हाँ जलेबी बनानी मुझे आती है, अगर आप चाहो तो मैं आपको जलेबी बनाकर दिखा सकती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर जो राजीव होता है वह कहता है कि ठीक है तो ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान खरीद देता हूँ और उस सामान से तुम इसी रेडी के ऊपर जलेबी बनाना और जलेबी बनाकर अगर तुम्हारा काम अच्छा चलने लगता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर जो रचना होती है वह केवल उसकी मदद करना चाहती थी, ना कि अपना बिजनेस सेटल करना चाहती थी। तो उसके बाद वह हामी भर देती है और यहाँ पर जो राजीव होता है वह उसके लिए जलेबी बनाने का सारा सामान ले आता है और अपनी उस रेडी के एक साइड में उसकी जलेबी की कढ़ाई लगवा देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर आराम से जलेबी बना सकती हो। इसके बाद रचना जलेबी बनाने लगती है और जब वह जलेबी बनाती है तो उसकी खुशबू सच में ही राजीव को भी रोकने से मजबूर कर देती है और उसके बाद वह चखी लेता है। जैसे वो जलेबी का स्वाद चखता है तो उसके बाद उसे महसूस होता है कि रचना की जलेबी उसके समोसों को भी फेल कर सकती है और उनकी बिक्री काफी ज्यादा हो जाएगी। तो उसके बाद जो राजीव होता है अपने उसी ठेले पर जलेबियों को भी बेचने लगता है और यहाँ पर जितने भी ग्राहक उसके थे वो सारे के सारे समोसे के साथ साथ जलेबी भी खरीदने लगते हैं और उस दिन राजीव के यहाँ पर समोसे से ज्यादा जलेबी ने कमाई की थी। अब इस बात को देखकर राजीव बड़ा ही खुश होता है और जैसे ही शाम तक सब कुछ बिक्री हो गई थी तो उसके बाद जो राजीव होता है उन पैसों में से जो जलेबी के पैसे थे उनको रचना को देने लगता है। कहता है कि ये लो, ये तुम्हारी कमाई के पैसे हैं और इनको तुम अपने पास रखो। अब रचना एक बार तो मना करती है, कहती है कि नहीं ये आप ही ने मुझसे कमाए हैं और मैं तो केवल आपकी मदद कर रही थी। लेकिन राजीव कहता है कि देखो घर चलाने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं और कब तक तुम जलेबी और समोसे खाकर अपना समय व्यतीत करोगी, तो तुम्हें यहाँ पर अपने लिए चूल्हा भी चलाना होगा और उसके लिए बाहर से सामान भी खरीदना होगा। साथ में तुम्हारे कपड़े भी काफी गंदे हो गए हैं तो इनको भी एक नए जोड़ी कपड़े ले आओ ताकि तुम दुकान पर इस तरह से जलेबी बनाओ तो किसी को कोई भी परेशानी ना हो। तो इसके बाद जो रचना होती है उन पैसों को रख लेती है और ऐसा ही करती है। धीरे धीरे यहाँ पर जलेबी का काम उसका अच्छा खासा चलने लगता है और अब रचना बड़ी खुश रहा करती है। इधर उसकी बेटी आराध्या भी उसका हाथ बटाया करती है हर काम में और यहाँ पर इस रेहड़ी के ऊपर दोनों के दोनों यानी कि राजीव और रचना अच्छी तरह से अपना काम चला रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी को सुखी देखकर दूसरे जल भुन जाया करते हैं, तो ऐसा ही यहाँ पर होता है। जब रचना की सेल अच्छी खासी होने लगती है और वह अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है और यहाँ पर राजीव भी उससे बड़ा ही खुश होता है। तो उसी दौरान अड़ोसी पड़ोसियों में बातें होने लगती हैं कि देखो किस तरह से एक विधवा महिला के साथ इस तरह से दुकान चला रहा है और ना जाने इसे क्या हो गया और देखो बदनामी कर रखी है चारों तरफ। अब ये बातें धीरे धीरे इधर उधर होने लगती हैं और घूमते घूमते अचानक से ये बात राजीव के पास भी पहुंच जाती है। हालांकि रचना को इन बातों का
कोई भी आवाज नहीं था। और उसके बाद जो राजीव होता है वह इन बातों को पहले तो ऐसे ही छोड़ देता है, लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब राजीव दुकान पर कुछ काम कर रहा था और रचना मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए गई थी दुकान का, तो उसी दौरान यहाँ पर जो आद्या होती है वो खेलते खेलते राजीव के पास आती है और उसके कमीज के निचले छोर को पकड़कर उसे हिलाती है। अब जैसे राजीव देखता है कि आद्या उसके पास खेलते खेलते आई है तो उसके बाद पूछने लगता है कि हाँ बेटी कहो क्या बात है। तो एकदम से जो बेटी होती है वो कहने लगती है कि क्या आप मेरी मम्मी से शादी करोगे। अब इस बात को सुनकर राजीव हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि बेटी तुम ऐसा क्यों कह रही हो, आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे तुम्हारी मम्मी से शादी करनी चाहिए। तो उसके बाद जो आद्या होती है वो कहने लगती है कि आप ना मेरी मम्मी को खुश रखा करते हो, पहले जो पापा थे वो भी खुश रखा करते थे, लेकिन बीच के समय में मेरी मम्मी काफी ज्यादा परेशान रही है तो आपके अंदर मुझे अपने पापा दिखा करते हैं। बच्ची छोटी थी लेकिन छोटी सी बच्ची ने इतनी बड़ी बात कह दी थी जिसे सुनने के बाद राजीव की आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी मां को आने दो और मैं उससे बात करूंगा। इसके बाद यहाँ पर जो आद्या होती है वो दोबारा खेलने के लिए चली जाती है और यहाँ पर जो राजीव होता है वह रचना से बात करने के लिए बार बार मौका ढूंढने लगता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाता है। इधर जो रचना होती है वह भी उसके इस व्यवहार को महसूस कर लेती है और सोचती है कि इसे कुछ कहना है। तो उसके बाद जब दुकान खाली होती है तो रचना राजीव से कहने लगती है कि क्या बात है, आप थोड़े से परेशान दिख रहे हो, क्या कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पर जो राजीव होता है वह रचना से कह ही डालता है, कहता है कि देखो आद्या ये कह रही थी कि क्या आप मेरी मम्मी से शादी कर सकते हो। तो इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो रचना होती है वो एकदम से चुप रह जाती है और कहने लगती है कि वो तो बच्ची है, कोई बात नहीं, उसकी बातों को आप बुरा मत मानो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने हमें इस लायक समझा और हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। इस बात को सुनकर जो राजीव होता है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर कहने लगता है कि क्यों रचना, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है या मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो रचना होती है राजीव की तरफ एकटक निहारती है और कहती है कि नहीं वो बात नहीं है, दरअसल यहाँ पर अगर मैं आपसे शादी करूंगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, न जाने कहां से आई और यहाँ पर इस लड़के से शादी करके बैठ गई। लेकिन तभी जो राजीव होता है वो कहता है कि रचना, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो उसी समय मेरे मन में तुम्हारे लिए अलग तरह के विचार चलने लगे और उसी वजह से मैंने तुम्हारी मदद की थी। हाँ, लेकिन कभी भी इस बात का गलत फायदा उठाने के बारे में मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जब तुम्हारी बेटी ने मुझसे ये कहा तो मुझे लगा कि सच में हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अब इसके बाद जो रचना होती है वह भी पूरी तरह से बेसहारा थी और जब राजीव उससे शादी के लिए बोलता है तो वह भी उससे शादी के लिए हामी भर लेती है। और इसके बाद राजीव अपनी मां को बुलाकर रचना से मीटिंग कराता है और राजीव की जो मां होती है वह भी इसे स्वीकार कर लेती है और राजीव और रचना की शादी धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ हो जाती है। शादी होने के बाद जितने भी लोग बातें बनाया करते थे उन सभी के मुंह पर ताला लग जाता है और उसके बाद आज तक भी रचना और राजीव उसी चौराहे पर उसी तरह के काम किया करते हैं और अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इधर जो आद्या होती है उसको उन्होंने एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दिया है और राजीव और रचना का एक लड़का भी हो गया है, यानी कि अब आद्या का एक भाई भी आ गया है और ये परिवार खुशियों के साथ जीवन व्यतीत करता है। अब यहाँ पर जो रचना होती है वो बहुत कम दुकान पर आया करती है जब कभी कोई त्योहार हुआ करता है, लेकिन बाकी समय में अपनी सास की देखरेख किया करती है और अच्छी तरह से सब कुछ समय व्यतीत हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।